प्यारे मित्रों, हम लोग बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास कराई जा रही है उसके लिए आज फिर से उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर है। नियर अबाउट 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते रहे हैं और 30 क्वेश्चन जिस सेक्शन से पूछा जाता हो एग्ज़ाम में उसके महत्ता के बारे में बताना ये कोई आवश्यक नहीं है। आप आसानी से इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि आपको उस स्थिति तक पहुंचा देना जहां आप करंट अफेयर्स के उन 25 और 30 प्रश्नों में पूरी तरह से सहज हो सकें और आसानी के साथ आप उस लक्ष्य को अपने प्रारंभिक परीक्षा के द्वार को तोड़ने में, प्रारंभिक परीक्षा के द्वार को पार पाने में सफल हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि परफेक्शन आईएएस लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम इस तरह का लाता रहा है जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए सहायक हो। उसी क्रम में यह भी एक कड़ी है जो आपके एग्ज़ाम के लक्ष्य तक पहुंचने, आपको सफलता दिलाने में एक सहायक की भूमिका में है। तो और अभी हाल के दिनों में आप देखिए कि बीपीएससी लगातार अपने पैटर्न को चेंज कर रही है, लगातार अपने पैटर्न को बदल रही है और उस बदलते हुए पैटर्न में करंट अफेयर्स की महती भूमिका है। विगत कई बीपीएससी के परीक्षाओं को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि बीपीएससी अब नेशनल, इकोनॉमिकल, स्पोर्ट्स, इनसे संबंधित तो करंट अफेयर्स पूछ ही रही है, वह अब आईआर से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स पूछने लगी है। जैसे विगत परीक्षा में भी एक दो प्रश्न आईआर के समसामयिकी के विषयों से डाल दिया गया था। तो उस स्थिति को समझते हुए हम लोगों ने भी आईआर के कुछ सेक्शन को जो करंट अफेयर्स की घटना से संबंधित है कुछ उस पर अपना समझ विकसित करने, उसको एक नोट्स के रूप में डेवलप करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आज हम लोग जिस क्लास की बात करने जा रहे हैं, जिस विषय की बात करने जा रहे हैं, वह विषय है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। आईआर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसी करंट अफेयर्स पे आज हम लोग बात करेंगे। मूलतः इसमें कुछ कंसेप्चुअल विषय भी आएंगे, कुछ फैक्चुअल विषय भी आएंगे। तो जहां तथ्य होंगे वहां आप निश्चित तौर पे उस तथ्य को मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे और जहां पर फैक्ट्स, जहां पर कंसेप्ट्स होंगे, जहां पर संकल्पना की जरूरत होगी, अवधारणा की जरूरत होगी, वहां निश्चित तौर पे हम लोग अवधारणा की बात करेंगे। तो कुल मिला जुला कर अवधारणात्मक और तथ्यात्मक दोनों तरह के विषयों को इसमें शामिल करते हुए जैसा टॉपिक होगा, जैसे विषय होंगे, उस विषय के अनुरूप आपके समझ को विकसित करने का और आपको याद कराने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स की कुछ बातें। पीछे के एक दो वीडियो में हम लोगों ने बात किया है इससे संबंधित, उससे आगे की कड़ी पर आज बात करने जा रहे हैं, है ना। चलिए, बेसिकली एक ये भारतीय कानून है जिसके बारे में चर्चा करनी है। बेसिकली ये जो भारतीय कानून है ये यूक्रेन में आया है ना। यूक्रेन में यह भर्ती कानून आया है और यह भर्ती कानून किससे संबंधित है? सैन्य भर्ती से संबंधित है, सेना में भर्ती से संबंधित है यह कानून। इसका उद्देश्य क्या है कि रूस के आगे बढ़ने के कारण कमजोर हो चुके सैन्य बलों की पूर्ति करना। यानी रूस यूक्रेन युद्ध में, जैसा कि आप जानते हो कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है यह युद्ध लंबे दिनों से संचालित है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार इस बात पर अडिग हैं कि हमें यूक्रेन
को तहस नहस कर ही देना। अब बचा भी क्या है, अब तो तहस नहस हो ही गया है। ये टिका हुआ है तभी तक जब तक अमेरिका और पश्चिमी यूरोप जो हैं वो इसकी मदद कर रहे हैं। और देखो, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का ये मदद इसलिए नहीं है कि वो यूक्रेन के प्रति बहुत उनकी संवेदना है, वो उनकी बहुत सिंपैथी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विरोध इसलिए, यूक्रेन का मदद इसलिए है क्योंकि ये लोग विरोधी हैं किसके? रूस के। और उनके इस विरोध का एक इतिहास रहा है, उनके इस विरोध का एक इतिहास रहा है, एक हिस्ट्री रही है, एक बैकग्राउंड रहा है, जिस बैकग्राउंड को आप द्वितीय विश्व युद्ध और इसके बाद शीत युद्ध के समयों से आसानी से समझ सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसा जरूरत पड़ा तो रूस ने अमेरिका का और अमेरिका ने रूस का विरोध किया। यहां भी यही हुआ है। तो यूक्रेन को बहुत सैन्य हानि हुई है, आर्थिक हानि हुई है, चारों तरफ से हानि ही हानि हुई है यूक्रेन को। तो अपनी सैन्य हानि को पूरी करने के लिए कि उसने यह कानून बनाया है, जो भर्ती कानून है, तो याद रख पाएंगे कि यह कहां के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ज्वालामुखीय भंवर वलय, ये ज्वालामुखीय भंवर वलय क्या है, इसको क्या कहते हैं? ये बेसिकली ज्योग्राफी से संबंधित चीजें हैं कि भंवर वलय क्या होता है और ये कब उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली ये भंवर वलय क्या होता है कि जब गैस है ना, मुख्यतः जलवाष्प जो है क्रेटर में, क्रेटर समझते होंगे, जैसे आप अगर ज्वालामुखी को समझिएगा तो ये अगर आप एक वॉल्केनो को समझिए तो ये जो इसका क्रेटर है, ये जो इसका मुख है, इस क्रेटर से यदि गैस अर्थात गैस किस रूप में निकलेगा, तो जलवाष्प के रूप में यदि वह निकलने लगे, है ना, तो क्या होता है कि छिद्र छोटा होता है और एक ही छिद्र से, जब क्रेटर में एक ही छिद्र से जब भारी मात्रा में जलवाष्प और गैस एक साथ ये सब निकलने लगते हैं तो वे सब क्या होते हैं, धुएं के रूप में वायुमंडल में ऐसे ऐसे दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो ये एक वलय यानी रिंग के आकार के दिखाई पड़ते हैं और ये बेसिकली ये इसी को कहते हैं ज्वालामुखीय भंवर वलय। बेसिकली यदि मौसम अशांत है, यदि मौसम अशांत है, हवा चल रही है, तब तो ये तुरंत खत्म हो जाते हैं, अन्यथा लगभग ये 10 मिनट तक वायुमंडल में आपको दिखाई पड़ेंगे। 10 मिनट तक इनकी उपस्थिति जो है वो दिखाई पड़ेगी। सबसे पहला ऐसा ज्वालामुखीय भंवर वलय जो है वो 1724 में आपको दिखाई पड़ा था एटना में, है ना। एटना जो ज्वालामुखी है वह आप जानते होंगे उसको कि एटना जो है वह भूमध्य सागर में इटली का एक द्वीप है सिसिली, उसी द्वीप पर यह अवस्थित है और इस बहुत पुराना है ये। और 2013 में इस एटना को, जो एटना ज्वालामुखी है, 2013 में इसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। तो वहीं पर अप्रैल महीना में ये जो है भंवर दिखाई पड़ा है, ज्वालामुखीय भंवर। 2 अप्रैल के आसपास ये भंवर जो है वो वहां दिखना शुरू हुआ है, जिसको क्या कहते हैं हम, ज्वालामुखीय भंवर वलय। क्लियर हैं आप? तो ये जो ज्वालामुखीय, वही लिखा होगा, ये माउंट एटना से देखे गए ज्वालामुखीय भंवर वलय। मैंने बता दिया आपको कि ज्वालामुखीय भंवर वलय क्या होता है। यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ये, ठीक है, और भूमध्य सागर क्षेत्र के अत्यधिक सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र में स्थित है।
ये मैंने अभी आपको बता दिया है। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं, माउंट वेसुवियस है, स्ट्रोम्बोली है ना। ये सब जो ज्वालामुखी हैं ये मुख्य रूप से इस क्षेत्र के मुख्य ज्वालामुखी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर। चलो, वेल्स कानूनी व्यक्ति और वांगानुई नदी कानूनी इकाई। वेल्स जो है, वेल जिसको कहा जाता है, वेल जो मछली है, न्यूजीलैंड है ना, और कुक द्वीप समूह, न्यूजीलैंड और कुक द्वीप समूह ने वेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया है। किसने किसने किया है? तो न्यूजीलैंड और कुक द्वीप समूह ने किया है। अगर आप न्यूजीलैंड के बारे में बात करिए तो न्यूजीलैंड दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है ना। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में उपस्थित एक द्वीप देश है, बहुत खूबसूरत द्वीप देश है ये, और यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में उपस्थित है। ठीक है, इसमें दक्षिणी और उत्तरी जो दो द्वीप हैं इसके, वो बड़े द्वीप हैं, और भी कई जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से काफ़ी बड़े हैं इसके जो द्वीप हैं, दक्षिणी और उत्तरी। और ये इतना खूबसूरत है कि यह पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। मौसम पूरे विश्व में यह सुहावना मौसम के लिए जाना जाता है और सैलानियों को यह अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, उसी तरह से एक क्विक द्वीप भी है, कुक द्वीप है। ये कुक द्वीप भी क्या है? वह भी दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर का ही एक द्वीप देश है। यह न्यूजीलैंड का मुक्त संघ है, यह न्यूजीलैंड का मुक्त संघ है, और यह लगभग 15 द्वीपों से मिलकर बना है। 15 द्वीपों से मिलकर बना है। इसका कुल क्षेत्रफल 240 वर्ग किलोमीटर है ना। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये दोनों द्वीप समूह के बारे में, ये दोनों दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के ही हैं। तो इन दोनों द्वीप समूहों ने एक हस्ताक्षर किया है कि वे वेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देंगे। अब कानूनी व्यक्ति का मतलब क्या होता है? तो अगर आप थोड़ा सा पर्सन के बारे में समझिएगा तो व्यक्ति दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक व्यक्ति और दूसरा कृत्रिम व्यक्ति। यानी पर्सन जो है वो दो प्रकार का होता है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी प्राकृतिक व्यक्ति का मतलब क्या है कि क्रिएटेड बाय नेचर, जिसका निर्माण किससे हुआ है? जो प्रकृति से निर्मित है। और कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या होता है कि जिसका निर्माण जो है मनुष्य ने कानून से, विधि से, है ना, किया है। अगर से हुआ है तो वह क्या कहलाता है? कृत्रिम व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। तो प्राकृतिक व्यक्ति में क्या, हम सब लोग प्राकृतिक व्यक्ति के ही पार्ट हैं, हम सब लोग प्राकृतिक व्यक्ति हैं, तो हम लोगों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं अपने। उसी तरह से कृत्रिम व्यक्ति भी होता है ना। जब आप इकोनॉमी पढ़िएगा तो इकोनॉमी में आपको बताया जाएगा, जैसे आप टैक्स पढ़ेंगे तो टैक्स में जैसे आय पर लगते वाला कर है, तो आयकर है, तो आयकर किसके आय पर लगता है? यही प्राकृतिक व्यक्ति के आय पर लगता है। और वैसे ही एक टैक्स कंपनियों के आय पर लगता है, जिसको निगम कर कहा जाता है। तो निगम कर कंपनी क्या होती है? कृत्रिम व्यक्ति होती है, क्योंकि कंपनी जो है वो तो क्रिएटेड बाय द लॉ,
कानून से बनी है, एक्ट से बनी है, कंपनीज एक्ट से बनी है वो, तो वो जो है वो एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो उसके आय पर जो कर लगता है उसको निगम कर कहा जाता है, और प्राकृतिक व्यक्तियों के आय पर जो कर लगता है उसको आयकर कहा जाता है। तो उसी तरह से यहां कह रहा है कि कानूनी व्यक्ति यानी जिसका निर्माण किसके माध्यम से हुआ, कानून के द्वारा हुआ, विधि के द्वारा हुआ, तो उसके माध्यम से जो उसको अधिकार मिलने होंगे वो मिलेंगे व्हेल को। ठीक है, उसी तरह से लिखा है कि न्यूजीलैंड ने वांगानुई नदी को कानूनी इकाई घोषित किया है। न्यूजीलैंड ने वांगानुई नदी को कानूनी नदी एक घोषित किया है। न्यूजीलैंड का एक समुदाय है माओरी समुदाय। न्यूजीलैंड में एक समुदाय है माओरी समुदाय। अगर आप माओरी समुदाय के बारे में बात करिए तो माओरी समुदाय जो है वो पारंपरिक और धार्मिक दृष्टिकोण से इस वांगानुई नदी को काफी पवित्र नदी मानता है ना। जैसे हमारे यहाँ कैसे हम गंगा को मानते हैं पवित्र नदी, वैसे ही ये माओरी समुदाय जो है वो वांगानुई नदी को एक पवित्र नदी मानता है ना। और यह न्यूजीलैंड की तीसरी सबसे लंबी नदी है वांगानुई नदी। इस वांगानुई नदी को कानूनी इकाई जो है वो घोषित किया है न्यूजीलैंड ने। अब इस कानूनी इकाई का मतलब क्या हुआ कि वह जो विधिक व्यक्ति है यानी वांगानुई को अब वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक मनुष्य के रूप में अधिकार वहां के नागरिकों को मिले होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख चीज है। ऐसे भारत में भी गंगा और यमुना को ऐसा विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, गंगा और यमुना जो है उसको ये दर्जा भारत में भी मिल चुका है, वैसे ही ये वांगानुई नदी को भी मिला है। तो वांगानुई नदी एक व्यक्ति जिस प्रकार से अपने अधिकारों का उपभोग करता है, ठीक उसी प्रकार से ये वांगानुई नदी को भी अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कोई व्यक्ति यदि उनको नदी को क्षति पहुंचाने, नदी को प्रदूषित करने, गंदा करने, उसके संसाधनों का दुरुपयोग करने, यदि इन सब चीजों के आरोप में पकड़ा जाता है तो उसको उसी तरह से दंड दिया जाएगा जैसे किसी एक व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए किसी को दंड दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसे कानूनी नदी बनाने का ये सब इसको लाभ। चलिए, खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी जिसको कहा जाता है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जीसीसी क्या है और यह कैसे बना है, कब बना है, वो सब भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। अगर हम खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में बात करें तो 25 मई 1981 को ये बनाया गया था। 25 मई 1981 को ये बनाया गया था और इसमें 6 सदस्य देश थे, है ना। 6 सदस्यों ने मिलकर और इसको बनाया था। ये 6 सदस्य कौन कौन से हैं तो ये बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, ये 6 देश मिलकर इसको बनाते हैं। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय रियाद में है ना। इसका मुख्यालय जो है वो रियाद में उपस्थित है और इसके अभी जो महासचिव हैं वो अब्दुल्लाह बिन राशिद अल जायनी हैं, है ना। अब्दुल्लाह बिन राशिद अल जायनी जो है वो इसके अभी महासचिव हैं। ठीक है, चलिए, बेसिकली खाड़ी देशों को विशेष सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बंधनों से जोड़ा जाए, इसके लिए इस संगठन की स्थापना की गई है। ठीक है, और इस खाड़ी सहयोग परिषद ने अपने क्षेत्रीय सुरक्षा हेतु दृष्टिकोण लॉन्च किया है। ठीक है, दिसंबर 2023 में अपनाए गए विजन में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचे का प्रस्ताव है जो असहमति, हिंसा और संघर्ष को दूर करने के लिए बातचीत और संवाद को बढ़ावा देती है। यह सदस्य देशों से आतंकवाद,
है ना, यानी जो 6 सदस्य हैं इसके, उन देशों से आतंकवाद, उग्रवाद और धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग निपटने का भी आग्रह करता है। ठीक है, तो यानी एक दूसरे के साथ सहयोग करके और एक दूसरे के बीच के सहयोग को बढ़ाया जाए, एक दूसरे के बीच के बंधन को मजबूत किया जाए, एक दूसरे के बीच के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो पहचान है उस पहचान को एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए, ये इसका मूल मकसद है, ये इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, भारत और इनके बीच की अगर आप बात करोगे कि भारत और खाड़ी देशों के बीच की स्थिति क्या है, भारत और जीसीसी की क्या स्थिति है, यही जीसीसी जिसको कह रहे हो आप, खाड़ी सहयोग परिषद, तो आप बात करोगे तो अभी भारत में 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत और इसके बीच व्यापार होता है ना, 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये व्यापार होता है ना। और द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार, ये सबको लगातार बढ़ाने का प्रयास भी भारत सरकार और जीसीसी के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, ताइवान, देखो ये ताइवान में अभी बेसिकली बात क्या है कि वहां एक भूकंप आया है जो बड़ी तेज आया है, 7.4 तीव्रता का भूकंप आया जो 25 वर्षों में सबसे बड़ा था। यानी आज तक 25 वर्षों का सबसे बड़ा भूकंप जो है वो वहां पर देखने को मिला। भूकंप किसे कहते हो भाई? तो भूकंप जो है वो पृथ्वी के नीचे प्लेटों के संचलन के कारण, प्लेटों के टकराहट के कारण जो धाराएं उत्पन्न होती हैं, तरंग उत्पन्न होता है, उसी तरंग का, जैसे इसमें पढ़े होंगे आप, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, है ना। तो ये सब जिसको प्राथमिक तरंग कहते हैं, द्वितीयक तरंग कहते हैं, है ना। और एल तरंग जो होता है यही धरातल पे आता है और इसकी तीव्रता ही तय करती है कि कितना अधिक मात्रा में जो है क्षति पहुंचाएगा ये। तो ये भूकंप की स्थिति है। कारण क्या है? तो यूरेशिया और फिलीपीन सागर प्लेटों के बीच, अभी मैंने कहा कि भूकंप उत्पन्न ही होता है प्लेटों के बीच आपसी टकराहट के कारण। रिवर्स फॉल्टिंग के परिणाम स्वरूप आया है। रिवर्स फॉल्ट जो है पृथ्वी की पपड़ी में चट्टानों के 2 भागों के बीच विभाजन है। रिवर्स फॉल्ट क्या है? तो पृथ्वी की पपड़ी में चट्टानों के 2 भागों के बीच का विभाजन है जो संपीड़न बलों यानी आपस के दबाव के कारण ये ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उल्लेखनीय है कि ताइवान भूकंप के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत महासागर के परिक्षेत्र बेल्ट पर स्थित है। ये ऐसे बेल्ट पर स्थित है जो भूकंप का संवेदनशील क्षेत्र है। पनडुब्बी नरवाल, देखो ताइवान ने अपनी पहली घरेलू रूप से विकसित पनडुब्बी नरवाल का अनावरण किया है। यानी ये ताइवान की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है जिसको उसने लॉन्च किया है, जिसको वो अनावरित किया है। 2025 से सेवा में आने का उम्मीद है। राष्ट्रपति हैं वहां के शाई इंग वेन। शाई इंग वेन ने वहां के दक्षिणी बंदरगाह का एक शहर है काओशुंग, उसी काओशुंग में पनडुब्बी के एक कार्यक्रम हुआ। उसी कार्यक्रम की अध्यक्षता उन्होंने ही की थी और उन्होंने ही इसको अनावरित किया है ताइवान के लिए। और निश्चित तौर पे यह एक ताइवान के लिए गर्वित होने वाला विषय है। बेसिकली अंग्रेजी में इसका नाम नरवाल है ना, लेकिन वहां एक और भाषा बोली जाती है मंदारिन। तो मंदारिन में भी उसका एक नाम रखा गया है जो मंदारिन में इसका नाम हाई कून रखा गया है ना। मंदारिन में इसका नाम हाई कून रखा गया है और हाई कून का मतलब वहां एक विशाल मछली जो पौराणिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रही है, वो उड़ भी सकती है ना। और इसके नाम पर ही इसका नाम हाई कून रखा गया है, जो वह पौराणिक रूप से विशाल मछली रही है। देखो ये भी याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये भी सवाल जो है वो बन जाता है ना।
मछली के नाम पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पहली क्रॉस समुद्र बुलेट ट्रेन। चीन ने ताइवान जलडमरू मध्य के निकट पहली क्रॉस समुद्री बुलेट ट्रेन लाइन शुरू किया है। यह चीन की पहली क्रॉस सी तीव्र रेल लाइन है। याद रखिएगा, ये वन लाइनर तथ्य है, आपको याद रखना पड़ेगा ये, जिसमें बुलेट ट्रेनें 3 तटीय खाड़ियों के ऊपर से गुजरेंगी और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। ये याद रख पाएंगे आप। चुनावों में बाधा डालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बारे में एक रिपोर्ट। देखो, माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने ताइवान में चुनाव को बाधित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। और चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में एआई जनित दुष्प्रचार अभियान चलाने का प्रयास किया था, चीन ने किया था, और माइक्रोसॉफ्ट ने उसी पर एक रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। डोर्नियर 2028। भारत ने गुयाना को 2 अत्याधुनिक डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। यह डोर्नियर 228 विमान कैसा विमान है? तो यह एक गश्ती विमान है जिसमें दोहरा इंजन है ना, टर्बोप्रॉप बहु मिशन समुद्री गश्ती विमान है। यह किसने बनाया है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। हाल जिसको कहा जाता है HAL, उसी ने को बनाया है। और इस विमान को निगरानी करने यानी सुपरविजन करने, सूचना एकत्र करने, चिकित्सा बचाव, माल परिवहन जैसे कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है। मालदीव और श्रीलंका को ये विमान भारत से प्राप्त हो चुके हैं। यानी गुयाना के पहले भारत ने यह जो डोर्नियर 228 विमान है, इसके पहले इसने मालदीव को और श्रीलंका को दे दिया है। तो आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि डोर्नियर 228 विमान भारत ने किन किन देशों को दिया है? तो उत्तर है मालदीव, श्रीलंका और गुयाना। ये डोर्नियर 228 कौन बनाता है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए रोमानिया। अभी रोमानिया क्यों अभी चर्चा में आ गया है? तो यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है। और यह लेजर नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेरार्ड मौरे और डोना स्ट्रिकलैंड के अभूतपूर्व आविष्कारों पर आधारित है। इन लोगों को इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जो लेजर भौतिकी नोबेल पुरस्कार था वो लेजर के लिए ही। तो इन्हीं लोगों के आविष्कारों पर आधारित रोमानिया ने ये लेजर बनाया है। नोबेल पुरस्कार विजेता चिरप्ड प्लस एम्प्लीफिकेशन का उपयोग करने वाली यह अग्रणी प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य और अंतरिक्ष में क्रांतिकारी अनुप्रयोगों का वादा करती है। यानी स्वास्थ्य सेवा में और अंतरिक्ष के कार्यों में यह मदद करने का कार्य करेगी। कच्चा तीव द्वीप। कच्चा तीव द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच मछली पकड़ने के मुद्दों से संबंधित विवादित विषय है। कोई नया विवाद यह है नहीं, यह विवाद बहुत लंबा है, बहुत पुराने समयों से यह विवाद चला आ रहा है। जब IR आप डिटेल पढ़ेंगे तो आप उसमें इन विवादों को बहुत बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। उसमें आपको बताया जाएगा इसको कि ये विवाद क्यों है, कैसे है, इसकी क्या अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसका। तो कच्चा तीव द्वीप रामेश्वरम जो भारत में उपस्थित है के उत्तर पूर्व और जाफना जो श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो एक तो इसका ये भौगोलिक स्थिति स्पष्ट हो गया कि यह कहां पर स्थित है। तो रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में और श्रीलंका में जो जाफना है उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है
भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक जल क्षेत्र पर जून 1974 में हुए समुद्री सीमा समझौते के तहत कच्चा तीव को श्रीलंकाई क्षेत्र में रखा गया था। यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो 1974 में संधि हुआ, उस संधि के तहत कच्चा तीव को श्रीलंका में माना गया, लेकिन उस विवाद उसके बाद भी नहीं सुलझा है, यह विवाद जारी है। इसने पाक जलडमरू मध्य से लेकर एडम्स ब्रिज तक भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा निर्धारित की। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा, यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं दिमित्री कुलेबा, वे भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। स्वाभाविक बात है, यूक्रेन जब अभी आएगा तो अभी किस लिए आएगा ये आपको भी पता है। विदेश मंत्री 2 वर्ष से अधिक पुराने रूस यूक्रेन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने के प्रयासों के लिए भारत आए हैं। ठीक है, और यूक्रेन को उम्मीद है कि भारत स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। हालांकि भारत ने इसमें भाग नहीं लिया, इस शांति शिखर सम्मेलन में, जो यूक्रेनी राष्ट्रपति के 10 सूत्री शांति फॉर्मूले पर आधारित है। यह स्विट्जरलैंड के द्वारा आयोजित हुआ शांति शिखर सम्मेलन, और यह शांति शिखर सम्मेलन किसके फॉर्मूले पर आधारित है? तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्हीं के फॉर्मूले पर आधारित है। स्वाभाविक बात है, अगर भारत इस सम्मेलन में जाता तो रूस को नागवार गुजरता, और भारत ये चाहता नहीं है कि उसके किसी भी हरकतों से रूस जैसे शक्तिशाली देश के साथ उसके संबंध खराब हों। इस 10 सूत्रीय शांति फॉर्मूले का उद्देश्य यूक्रेन में अस्थायी शांति लाना और युद्ध को समाप्त करना है। ठीक है, युद्ध स्तर से पहले सहयोग बहाल करने के लिए अंतर सरकारी आयोग की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। ये सारी बातें अलग हैं, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि दिमित्री कुलेबा हैं कौन? तो यूक्रेन के विदेश मंत्री। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। ये शांति शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ स्विट्जरलैंड के द्वारा, आधारित किस पर था? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति के 10 सूत्री फॉर्मूले पर। उद्देश्य क्या था? यूक्रेन में शांति बहाली और युद्ध की शांति। सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन, है ना। चलिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की वित्त पोषण अपील के प्रत्युत्तर में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की वित्त पोषण अपील के प्रत्युत्तर में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, कहां पर? पेरिस में। किसके लिए? सूडान और उसके पड़ोसी देशों के लिए एक मानवीय सम्मेलन आयोजित किया गया ताकि उसकी कुछ सहायता की जा सके। यह सम्मेलन फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ का एक संयुक्त प्रयास था, जिसमें 58 से अधिक राज्यों के मंत्री और प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। ठीक, सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। किसके किसके प्रयासों से? फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ के प्रयासों से। 58 से अधिक राज्यों के मंत्रियों ने उसमें भाग लिया। उद्देश्य क्या था? कि सूडान और पड़ोसी देशों के लिए सहायता उपलब्ध कराना। क्या हुआ भाई? तो इस पेरिस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय दाताओं ने 2 बिलियन यूरो से अधिक की भारी धनराशि देने की घोषणा की, जिसमें यूरोपीय संघ और उसके सदस्यों ने 900 मिलियन यूरो का योगदान दिया है। ये अगर नंबर याद रहे तो अति उत्तम, नहीं रहे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इस तरह के नंबर वाले क्वेश्चन नहीं ही पूछे जाएंगे। सूडान को इस वर्ष 24 मिलियन लोगों, यानी कुल आबादी का आधा हिस्सा को भोजन, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के लिए $2.7 बिलियन की आवश्यकता है। 2 बिलियन यूरो जो है वो उपलब्ध कराया ही गया है, तो बहुत हद तक मदद उसको दी गई है, बहुत हद तक मदद उसको पहुंचाया जा रहा है ताकि उसको वहां मानवता को बचाया जा सके। इसलिए ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क में 18 नए जियो पार्क्स को शामिल करने का समर्थन किया है। और
नवीनतम जोड़ के साथ कुल जियो पार्कों की संख्या 213 हो गई है, जो 48 देशों में फैले हुए हैं। भारत में कोई जियो पार्क नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा। ये जो ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क है में कुछ प्रमुख जियो पार्क जो हैं वो क्या हैं, तो विलुप्त ज्वालामुखियों की भूमि पोलैंड, वो भी इसमें शामिल है। इसमें पैलियोजोइक और सेनोजोइक ज्वालामुखियों के विशिष्ट अवशेष हैं। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने एक नया डाटाबेस लॉन्च किया है जो शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में प्रगति की निगरानी करने के लिए बनाया गया है। तो ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसके लिए बनाया गया है, इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, तो ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है ये एक डाटाबेस है और बेसिकली ये किसके लिए है, तो शांति सैनिकों के लिए। कौन से शांति सैनिक भाई, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो पीस कीपिंग फोर्स भेजे जाते हैं ये उनके लिए है और उनके खिलाफ जो अपराधों को किया जाता है उसको रिकॉर्ड करने, अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में, यानी दिखाने में कि किसने यह अपराध किया है, इसमें यह मददगार होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अध्यक्षता के दौरान ब्लू हेलमेट्स के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्र में शांति बनाए रखने या पुनः स्थापित करने के लिए नियोजित किया जाता है। ठीक है, शांति सेना क्यों बनाई जाती है, तो किसी क्षेत्र में अगर अशांति है, युद्ध है, तो उस वैसी स्थितियों में किस प्रकार वहां शांति का निर्माण किया जा सके, शांति की व्यवस्था की जा सके, इसके लिए यह शांति सेना जो है वो गठित की जाती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला प्रस्ताव जो है वो मंजूर किया है। यह प्रस्ताव सभी देशों को शक्तिशाली नई प्रौद्योगिकी का लाभ सुनिश्चित करने, मानवाधिकारों का सम्मान करने तथा इसे सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय बनाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को वैश्विक समर्थन देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया है, यानी 193 देशों का लगभग इस प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त है। SSN ऑकस पनडुब्बियां, देखिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया के SSN ऑकस पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया है। किन किन देशों ने किया है, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता किया है। ये नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के तहत ऑस्ट्रेलिया की जो ये ऑकस और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की ASC और ब्रिटेन स्थित BAE सिस्टम रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए SSN ऑकस पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये SSN ऑकस खुफिया जानकारी इकट्ठा करेगी, निगरानी का काम करेगी, समुद्री युद्ध हमला मिशनों के लिए सुसज्जित होगा और क्यूएस जो ये यानी जो ये ऑकस भागीदारों के बीच अधिकतम अंतर संचालन क्षमता प्रदान करेगा। ऑकस भागीदार मतलब यही अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ऑकस क्या है, तो ऑकस एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है जिसे एक मजबूत, अधिक लचीला त्रिपक्षीय पनडुब्बी औद्योगिक आधार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो तीनों देशों में पनडुब्बी उत्पादन और रखरखाव का समर्थन करता है। वर्षा जल संचयन एवं प्रबंधन पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहां हुआ है, काठमांडू में, नेपाल में। और क्या उद्देश्य है, अत्यधिक वर्षा के कारण बढ़ते जल संकट और नुकसान का समाधान ढूंढना।
अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण के रुझान 2023। यह रिपोर्ट सिप्री जो है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो कुल वैश्विक हथियार निर्यात में 42% का योगदान करता है। यानी पूरे विश्व में यदि 100 हथियारों का निर्यात होता है तो उसमें से 42 हथियार जो है वो अमेरिका ही निर्यात करता है। फ्रांस ने पहली बार रूस से आगे दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है। यानी अब दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक कौन है? तो अब फ्रांस बन गया है, पहले यह रूस था। भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक देश है और भारत सबसे बड़ा आयातक देश है। 2014 और से 18 और 19 से 23 के बीच हथियार के आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। लाख मेक इन इंडिया और इन सब करने के बावजूद भी हथियार का आयात रुक नहीं रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना रहा। अभी भी भारत सबसे अधिक हथियार रूस से खरीदता है और उस यानी 36%, है ना, 36% हथियार जो है भारत अगर 100 हथियार खरीदता है तो उसमें से 36 वह रूस से खरीदता है। ठीक, 2019 से 23 में यूक्रेन सबसे बड़ा यूरोपीय हथियार आयातक बनकर उभरा है। यानी 2019 से लेकर 23 के बीच में जब वह अशांति और युद्ध के वातावरण से गुजरा है, उस समय यूरोप में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश के रूप में यूक्रेन उभरा है। ठीक है, चीन की नई प्रादेशिक समुद्री आधार रेखा। चीन ने टोंकिन की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय आधार रेखा घोषित की है। कहां पर किया है? तो टोंकिन की खाड़ी के उत्तरी भाग में ये उसने आधार रेखा खींची है। टोंकिन की खाड़ी दक्षिणी चीन सागर में चीन और वियतनाम के बीच उपस्थित है ना, और दक्षिणी चीन सागर का उत्तरी पश्चिमी बंदरगाह जो चीन, वियतनाम और हेंस द्वीप से घिरा है। ठीक है, तो ये टोंकिन कहाँ है? तो दक्षिणी चीन सागर में चीन और वियतनाम के बीच में। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस कोलकाता। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस कोलकाता ने अदन की खाड़ी में बल्क कैरियर MV2 कॉन्फिडेंस से 21 चालक दल के सदस्यों को सफलतापूर्वक बचाया है। बारबाडोस ध्वज वाले यूनानी संचालित मालवाहक जहाज पर हुतियों ने हमला कर दिया, जिससे चालक दल के 3 सदस्य मारे गए तथा शेष को जहाज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यह हमला ईरान समर्थित यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों की श्रृंखला में पहला घातक हमला था और उसी में आईएनएस कोलकाता ने ये बचाया है, इसलिए ये चर्चा में आ गया है। पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पुष्टि करने वाला 97वां देश बन गया है ना। पनामा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये सोलर अलायंस की पुष्टि करने से पहले माल्टा आईएस में, वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाले 119वां देश बना, जबकि पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना। देखो, इसने क्या है कि ये पुष्टि किया है, ये शामिल नहीं हुआ है, यानी एक तरह से इसने मान्यता दिया है आईएसए को। तो ऐसा करने वाला वे 119वां देश है, जबकि इस आईएसए में यानी अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने वाला ये पराग्वे जो है वो 100वां देश बन गया है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या हुआ और कब से शुरू हुआ है? तो पेरिस में 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 जो है के दौरान भारत और फ्रांस के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। और अभी इसमें
119 देश इसको रेटिफाई कर चुके हैं, जबकि 100 देशों ने इसकी पूर्ण सदस्यता ले ली है। तथा जैसे पराग्वे 100वां बना था, स्पेन 99वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। ठीक है, नेपाल 101वां पूर्ण सदस्य बना है ना। फ्रांस में गर्भपात एक संवैधानिक आधार। फ्रांस एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप में गारंटी दी। ये एक विवाद का विषय बन गया है वहां। भारत में गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को विशिष्ट पूर्व निर्धारित स्थितियों में गर्भपात करने की अनुमति देता है। यानी बहुत टर्म एंड कंडीशन के साथ लोगों को यह अनुमति मिलती है, अन्यथा भारत में गर्भपात जो है वो अवैध है। तो याद रखिए, फ्रांस जो है वो एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने इसे संवैधानिक आधार के रूप में मान्यता प्रदान किया है। निश्चित तौर पे महिला अधिकारों को लेकर यह एक चिंता का विषय है, और जो नारीवादी लोग हैं, जो नारीवादी चिंतक हैं, वो लगातार इस बात को लेकर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। डेंगू आपातकाल। पेरू एक देश है, उसने भीषण गर्मी और भारी बारिश के कारण डेंगू बुखार के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, और उस वृद्धि के बाद उसने वहां स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। अल नीनो जो एक समुद्रीय जलधारा है, समुद्रीय एक घटना है, ने पेरू के समुद्र तट को गर्म कर दिया था, है ना, जिससे मच्छरों के प्रसार के लिए अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां बन गई हैं। तो डेंगू आपातकाल के रूप में घोषित किया है किसने? पेरू ने। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आगे के करंट अफेयर्स की जो चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू फॉर टुडे।